दोस्तों, एक लड़का बहुत ही गरीबी और तंगरस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो लड़का एकदम से ही माल दौलत वाला एक अमीर आदमी बन जाता है। और अमीर होते ही उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है, अपना लाइफ स्टाइल बदल देता है, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता हुआ आवारागर्दी करने लगता है। अब उसे अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई रोक टोक पसंद नहीं थी। इतना ज़्यादा वो चेंज हो जाता है कि अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है, उसे घर से भगा देता है। पत्नी से 3 सालों का रिश्ता ख़त्म करके अपने तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो एक दिन अयोध्या मंदिर घूमने के लिए जाता है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं कहानी के शुरुआत में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर की। एक लड़का होता है जिसका नाम विनोद पांडे होता है। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी और तंगरस्ती में अपने जीवन को गुजार रहा था। बिजली विभाग में वो दिहाड़ी मजदूरी पर काम किया करता था, लेकिन अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करता था। काम में अपनी रुचि को लेकर एक दिन वो खंभे गड़ाने का, तार को खिंचवाने का, बिजली सरपाई कराने का ठेकेदार ही बन जाता है। और इसके बाद ठेकेदारी करते हुए वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। ठेकेदारी में अच्छा खासा पैसा बचा लिया करता था। अमीर बनने के बाद उसके परिवार वाले उसकी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। लेकिन विनोद पांडे के दिल दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। दोस्तों, पैसा आने के बाद वो अपनों को दुत्कारना शुरू कर देता है। अपने तौर तरीकों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीने का फैसला करता है। अब उसकी जो पत्नी होती है वो उसे रोक टोक करने लगती है, क्योंकि विनोद आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, शराब पीता था, रात भर घर भी नहीं लौटता था। उसके घर वाले तो उसकी हरकतों से परेशान आ ही गए थे। इधर उसकी पत्नी को भी वो उसका हक ना देता, उसको प्यार ना करता था। अब पत्नी उसका विरोध करने लगती है, उसे बोलने लगती है, समझाने की कोशिश करती है। तो वो अपनी पत्नी से अब बहुत ही गुस्से में बात करने लगता है। कहता है कि ये मेरी खुद की ज़िंदगी है, इसको मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। अगर ये सब तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मेरे घर को छोड़कर यहाँ से अपने मायके चली जाओ। लेकिन दोस्तों, पत्नी तो पत्नी ही होती है। कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही मालो दौलत वाला क्यों ना बन जाए, उसकी नज़रों में तो वो पति परमेश्वर ही रहता है। दोस्तों, वो उसको आए दिन विरोध करती है। तो एक दिन विनोद गुस्से में झगड़े के चलते अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, उसे मारने पीटने लगता है। तो इस सब के बाद विनोद की पत्नी, जिसका नाम हिमानी होता है, वो बेचारी रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर खुद की ही हार मान लेती है और कहती है कि ठीक है, जब आपको अपने हिसाब से ही जीना है तो तुम अपनी मनमानी करो, मैं तो अब यहाँ से जा रही हूँ अपने मायके। तो दोस्तों, ये बात सुनकर विनोद और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है तुमने, मेरी तरफ से आज़ाद हो। कल की जाति तुम मेरे हिसाब से आज ही चली जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, वो रोते बिलखते अपने मायके चली जाती है। हिमानी अपने मायके आने के बाद अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है। और इधर विनोद, जो कि हिमानी के चले जाने के बाद और भी ज़्यादा खुद को आज़ाद महसूस करने लगता है। उसे अब कोई रोक टोक करने वाला तो था नहीं। अपनी खूब मनमानी करके अपने जीवन को बिताने लगता है। अय्याशी करना, देर रात तक पार्टी करना, इधर उधर घूमना, यही सब करना। घर वालों की भी कोई फिक्र नहीं रहती। इधर हिमानी अपने मायके में आ गई थी तो उसके माँ बाप इतने ज़्यादा अमीर तो थे नहीं। फैज़ाबाद में हिमानी का घर होता है। घर में उसके माता पिता के अलावा 4 छोटे भाई बहन होते हैं। तो अब मायके पहुंचने के बाद अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, तो अपना खर्चा, अपना गुजारा करने के लिए कुछ काम खोजना शुरू करती है। तो उसे पता चलता है
है कि गांव में कुछ महिलाएं रोजाना सुबह सुबह अयोध्या के लिए जाती है और शाम तक ही वापस आ जाया करती है। तो हिमानी ने उन महिलाओं से पूछा कि आप सभी लोग कहाँ जाती हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो अयोध्या जाते हैं, वहाँ रोजाना ही बहुत से लोग भंडारे का आयोजन कराते हैं, तो हम लोग भंडारे का खाना तैयार करने के लिए, उसे बनवाने के लिए जाते हैं, जैसे कि हलवा पूरी, खीर, छोले चावल, यही सब सामान बनाते हैं और खाने की पैकिंग का काम भी करते हैं। और कुछ इस तरह से हम वहाँ पर काम करके अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। तो हिमानी उन महिलाओं से कहती है कि बहन, मेरा भी कुछ ऐसा ही छोटा मोटा काम लगवा दो, जिससे कि मेरे घर का गुजारा भी हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और काम की बहुत आवश्यकता है। तो वो महिलाएं बिना किसी झिझकते हुए हिमानी की मदद के लिए तैयार हो जाती है। बताती है कि ठीक है, तुम भी चलना, 300 से 400 रुपये रोज़ाने के मिल जाते हैं और साथ में भंडारे का भी खाना मिलता है, तो तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और पैसा भी जुड़ेगा। तो अब अगले ही दिन हिमानी भी उन लोगों के साथ सवेरे सवेरे चली जाती है अयोध्या और भंडारे के आयोजन में शामिल होकर काम करने लगती है। अयोध्या पहुंचने के बाद वो महिलाएं हिमानी की मुलाकात एक ठेकेदार से करवाती हैं, जिसका नाम होता है लक्ष्मण त्यागी। उसके पास ही वो काम करने लगती है। लक्ष्मण त्यागी का जो काम था वो ये था कि जो कोई भी लोग या श्रद्धालु अयोध्या में भंडारा कराना चाहते थे, वो लक्ष्मण से ही संपर्क करते थे और कहते थे कि हमें 1000 लोगों के लिए प्रसाद बनवाना है, या 5-10 हज़ार, जितना भी वो बताते थे। तो त्यागी उन्हें भंडारे के सभी खर्चों का पैकेज बता देता था कि 1000 लोगों के लिए इतना पैसा लगेगा और 5000 के लिए इतना पैसा लगेगा, और हम तुम्हारे लिए सभी सामान तैयार करा देंगे, जैसे हलवा पूरी, खीरे, छोले चावल सभी बनवाकर यहाँ ले आएंगे और किसी भी जगह स्टॉल लगवा देंगे, वहाँ पर अपने 3-4 लड़के लोगों को खड़ा कर देंगे, आप भी अपने लोगों के साथ वहीं खड़े हो जाना, अपने हाथों से लोगों को प्रसाद बांट देना। तो कुल मिलाकर ये बात थी कि लोगों को उसकी बात समझ में आ जाया करती थी, क्योंकि इससे उनका ही काम आसान हो जाता था, वरना तो कहीं दूर दूसरे शहर से आकर अयोध्या में खाना बनाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं थी। तो ऐसे ही वो लोग पैसा देकर उन्हें ठेका दे दिया करते थे और सभी लोग खाना बनवाकर तैयार करके अयोध्या में जहाँ कहीं भी लोगों की इच्छा हुआ करती थी, जगह जगह पर स्टॉल लगाकर सामान रखवा दिया करते थे। तो कुछ इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ दान पुण्य भी हो जाया करता था और लक्ष्मण त्यागी का भी काम चलता रहता था। साथ में जो श्रद्धालु होते थे, जो भक्त होते थे, उनका भी काम चल जाता था। त्यागी के नीचे 50-60 लोगों का समूह काम किया करता था, जिनमें कुछ महिलाएं थी तो कुछ लड़के भी काम करते थे। तो इन्हीं के समूह में मिलकर हिमानी भी काम करने लगती है। लेकिन जो लोग सिर्फ 300 या 400 लोगों के लिए खाना बनवाकर भंडारे का आयोजन करना चाहते थे, तो लक्ष्मण त्यागी उन लोगों का ठेका नहीं लेता था, क्योंकि वो सिर्फ बड़े भंडारों को देखता था, बड़ा काम किया करता था। तो हिमानी सोचने लगती है कि इस तरह से तो मैं भी यहाँ ठेका लेकर काम कर सकती हूँ। ये जो 300-400 लोगों का खाना बनवाते हैं, इनका ठेका तो मैं भी बड़ी आसानी से लेकर काम को करा सकती हूँ। तो दोस्तों, वो भी इसी काम को करना शुरू कर देती है। अब एक दिन अयोध्या में जो विनोद पांडे होता है, उसका घर फैजाबाद से करीब 30-35 किलोमीटर दूर था। एक जगह जो छावनी के नाम से बहुत मशहूर है, वहीं उसका गांव और घर होता है। तो दोस्तों, एक दिन विनोद पांडे अयोध्या घूमने का प्लान बनाता है। दर्शन के लिए वो अयोध्या जाने लगता है। जब अयोध्या पहुंचता है तो उसका मन बहुत ही खुश होता है, वहाँ उसका मन बहुत हल्का होता है, उसे बहुत सुकून मिलता है। तो वो अयोध्या में ही 1-2 दिन और रुककर घूमने का फैसला करता है। तो वो ऐसे ही किसी जगह बैठा हुआ भंडारा खा रहा था, तो उसके दिल दिमाग में बात आती है। वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी यहाँ भंडारे का आयोजन करूँ। तो एक लड़का जो सभी को हलवा पूरी बांट रहा था, विनोद उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया जी, मैं भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन कराना चाहता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ ये कैसे हो पाएगा? तो वो लड़का बोलता है कि आप भंडारा कराना चाहते हैं, बड़ी ही अच्छी बात है,
हाँ हो जाएगा, बहुत ही आसान काम है, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने ठेकेदार से मिलवा देता हूँ। दोस्तों वो विनोद को लक्ष्मण त्यागी के पास ले जाता है। तो अब विनोद उनसे मुलकर बताता है कि भैया जी मुझे भी यहाँ भंडारा कराकर प्रसाद बांटना है, तो इसके लिए कितना खर्चा आएगा। तो त्यागी जी कहते हैं कि आपको कितने लोगों का कराना है। तो विनोद बताता है कि यही कोई 200-300 लोगों का मुझे प्रसाद बनवाना है। तो इतना सुनकर त्यागी जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हम 1000 से नीचे वालों का भंडारा नहीं बनवाते हैं, हमें ज़्यादा काम रहता है, ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी की मेहनत मजदूरी का देखना रहता है। मैं 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ही बनवा देता हूँ, 300-400 वालों का हम नहीं बनाते, इसलिए मैं तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब त्यागी जी तो अपनी बात पूरी कर कर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लड़का विनोद से पूछता है कि क्या हुआ साहब, हो गई बात पक्की। तो विनोद कहता है कि अरे उन्होंने तो मना कर दिया है, बोल रहे हैं कि हम तो 200-300 लोगों का नहीं बनवा सकते। तो वो लड़का बोलता है अरे साहब आपने मुझसे पहले ही बताया होता ना कि 200 लोगों के लिए बनवाना है। तो विनोद कहता है हाँ यार इतना ही, 200 में 300 हो जाएंगे, चलेगा। तो लड़का बोलता है अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, यहाँ एक दीदी है वो भी ठेका करती है, मैं आपके लिए उनसे बात करके देखता हूँ। दोस्तों वो लड़का हिमानी का ही जिक्र कर रहा था। हिमानी भी महीने भर में 15 से 20 दिन ठेके मिल जाया करते थे और उसका भी ऐसे ही काम चल रहा था। तो उस दिन उनके पास काम तो था नहीं। तो वो लड़का हिमानी को कॉल करके पूछता है कि दीदी आप कहाँ पर हो। तो वो बताती है कि छोटू मैं तो आज अपने घर ही हूँ, कुछ काम नहीं था तो आज मैं घर ही हूँ। तो वो कहता है कि दीदी अगर आप आ जाएं तो एक व्यक्ति है भंडारा कराना चाहते हैं, त्यागी जी ने तो मना कर दिया है, आप देख लो अगर आ सकती हो तो आ जाइए। तो दोस्तों हिमानी का घर अयोध्या से सिर्फ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था, वो आधे ही घंटे में आ जाती है। अब जब हिमानी अयोध्या पहुंच जाती है तो वो लड़का विनोद को हिमानी के पास ले आता है और जब इन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को अचानक से देखकर चौंक जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, बस ऐसे ही खड़े देखते रहते हैं। तो फिर विनोद पांडे ही बोलता है कि तुम भी यहीं काम करती हो क्या। तो हिमानी कहती है क्यों, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है, कोई पाप का काम क्या है ये। तो पांडे जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और बताओ कैसी हो तुम। तो कहती है मैं कैसी भी हूँ इससे आपको क्या लेना देना। तो फिर भी वो आगे बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर मुझे मिल जाओगी। तो हिमानी कहती है क्यों, मैं कहीं तुमसे मेले में खो गई थी क्या, या मैं तुमसे बचपन में गुम हो गई थी जो कहीं ऐसे ही मिल जाती। क्या तुम्हें मेरा एड्रेस नहीं पता था, मेरे घर का तुम्हें मालूम नहीं था, फैज़ाबाद में हमारा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या इस सब से तुम अनजान थे। अगर तुम मुझे लेने के लिए नहीं आ सके थे तो कम से कम मुझसे एक बार मिलने के लिए तो आ जाते। क्या हम तुम्हें अपने घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते, जैसे तुमने मुझे ज़बरदस्ती निकलने पर मजबूर किया था। अब ये सब बात सुनने के बाद तो विनोद पांडे कुछ बोल ही नहीं पाता, गुमसुम हो जाता है, वो हिमानी की बातों का कोई जवाब ही नहीं दे पाया। तो फिर हिमानी ही कहती है कि खैर ये सब बात छोड़ो, आप तो बड़े आदमी हो, आपकी तो बात ही अलग है, आप भंडारे का आयोजन करके बंटवाना चाहते हो, मेरे लिए तो यही खुशी की बात होगी। आपने जो कुछ भी गलत मेरे साथ किया कोई बात नहीं, कम से कम आज तो आप कोई एक अच्छा काम करना चाहते हो, बताइए कितने लोगों के लिए प्रसाद तैयार करवाना है। तो वो बोलता है कि वैसे तो 200 लोगों का बनवाना चाहता था, लेकिन जब तुम यहाँ मिल गई हो और तुम ही ये काम कर रही हो तो फिर 500 लोगों के लिए मैं भोजन बनवा दूंगा। अब मैं 500 लोगों का भंडारा खिलाना चाहता हूँ। तो हिमानी कहती है चलो ठीक है, फिर कल सुबह 9 बजे तक आपको सभी सामान तैयार मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों साथ में ही फैज़ाबाद आ जाते हैं। हिमानी ने वहीं पर किराए का एक बड़ा सा रूम ले रखा था, उसी को रसोई टाइप से मैनेज कर रखा था। इसमें सभी खाना पकाने का सामान जैसे भगोने, गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि सभी सामान मौजूद था। जब भी उन्हें कोई ठेका मिलता था
कि कितने लोगों का भंडारा कराना है, खाना तैयार करना है, तो वो लोग यहीं पर बनाकर उसके बाद गाड़ी में लोड करके अयोध्या के लिए भेज देते थे। तो विनोद को अपने रसोई घर ले जाती है, बोलती है कि यहीं खाना आपका तैयार होगा। एक लंबी लिस्ट बनाकर उसे दे देती है, कहती है कि जाओ तुम्हें मार्केट से ये सारा सामान लाकर हमें दे दो। तो विनोद सामान की लिस्ट देखकर कहता है कि अरे यार, मैं अकेले कैसे इतनी सारी खरीदारी कर पाऊंगा, मुझे तो मैं अकेला परेशान हो जाऊंगा। तुम्हें तो सभी दुकानों की जानकारी होगी, ऐसा करो तुम मेरे साथ ही चलो और साथ में ही खरीदारी करवा लाओ। तो हिमानी कहती है कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, दुकान वाले मुझे देखकर ही 10% कमीशन पहले ही काट कर सामान देंगे, तो जो कुछ तुम्हारा सामान 10,000 में आ जाएगा वो मेरे जाने से 11,000 में मिलेगा, तो इससे तुम्हारा क्या ही फ़ायदा होगा। तो विनोद कहता है कि पैसों की कोई चिंता नहीं, तुम साथ चलो, भले ही कमीशन भी ले लेना तुम। इतना कहकर विनोद हंस पड़ता है, तो हिमानी की भी हंसी छूट जाती है। अब दोनों मार्केट जाते हैं और तकरीबन 15,000 रुपये का सामान खरीदते हैं। उसके बाद रसोई घर वापस आते हैं तो विनोद हिमानी से पूछता है कि अब तुम्हें कितने रुपए देने हैं इसको बनवाने के लिए, तुम भी अपने रुपए मुझे बता दो और पैसे ले लो। विनोद ने सामान के लिए तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था और एक एटीएम से 20,000 रुपये और भी निकाल लाया था और 5-7 हज़ार रुपये गिनकर हिमानी को देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो हिमानी कहती है कि इन पैसों को अपने पास ही रखिए, इनको देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे ये पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से ही अपनी लेबर लगाकर खाना बनवा दूंगी, कल तुम अयोध्या साथ चलकर बंटवा देना। अब विनोद कहता है कि प्लीज़ मुझसे इतना गुस्सा भी मत हो, इतना भी मुझे गैर मत समझो। तो हिमानी कहती है मैं कहाँ आपको गैर समझ रही हूँ, शायद गैर तो आप मुझे समझ रहे हैं जो बार बार पैसों की बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? क्या मेरा तुमसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है जो तुम इस नेक काम में मेरी ज़रा भी सहायता या सहयोग लेना ही नहीं चाहते? तो दोस्तों, इतना सुनकर विनोद पांडे की आंखें नम हो जाती है। वो हिमानी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हिमानी, मैं तुम्हें हमेशा अपना ही समझता था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हो गई थी, पैसों की चकाचौंध में मैं अंधा हो गया था, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। तो हिमानी कहती है कि आज यहाँ अयोध्या में मिल गई तो तुम्हें अपनी की गई गलती का एहसास हो रहा है, वरना इससे पहले तुम्हें कभी भी मेरी याद नहीं आई। खैर चलो छोड़ो, तुमसे क्या ही बहस करना, तुम तो पहले से ही इसी तरह के हो घमंडी, बस अपने घमंड में रहते हो। अब बस तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, मैं यहाँ अकेले खुश हूँ। भगवान की कृपा से 1,000-2,000 रुपये बड़े आराम से कमा लेती हूँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हिमानी को फिर से मनाने लगता है, कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझसे ये गलतियां ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगी। दोस्तों, वो अपने हाथ जोड़कर उसके आगे उठक बैठक करने लगता है, तो हिमानी उसको पकड़कर रोकती है कि बस ड्रामेबाज, बस भी कर दो, तुमसे ज़्यादा नौटंकी कहीं नहीं देखी मैंने। वो हंस देती है और कहती है कि इस बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मेरा क्या फ़ैसला है, फ़िलहाल अभी तो जिस काम के लिए आए हो वो काम करते हैं। अब दोस्तों, शाम में वो अपनी लेबर को बुलाती है जो 5-6 महिलाएं उसके लिए काम करती थी। सभी सामान हलवा पूरी छोले चावल बनवाकर तैयार करते हैं और अगले दिन गाड़ी में लोड करके अयोध्या लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं एक जगह खड़े होकर प्रसाद को बांटने लगते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उनका सभी काम निपट जाता है। दोनों ने एक तरह पति पत्नी की तरह मिलजुल कर ही काम को निपटाया था। उसके बाद हिमानी अपना सभी सामान, बर्तन भगोने वगैरह गाड़ी में रखकर उन महिलाओं को साथ भेज देती है और उनसे कहती है कि तुम चलो, मैं अभी बाद में आती हूँ। इसके बाद ये दोनों सरजू नदी में जाकर स्नान करते हैं और फिर एक साथ अयोध्या घूमने लगते हैं। दोनों पति पत्नी तो थे ही और विनोद को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था तो हिमानी भी उसे माफ़ कर देती है। दोनों पति पत्नी एक होने से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, दोनों ही एक हो जाने से बहुत खुश थे। इसके बाद हिमानी अपने समूह की जो 5-6 महिलाएं थी उनमें से जो सबसे जिम्मेदार महिला थी उससे कहती है
कि बहन ये मुझे अब अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मेरा जो काम है इसको अगर तुम संभालना चाहो तो संभाल लो। तो वो महिला कहती है ठीक है दीदी, मैं ये काम वैसे ही ईमानदारी के साथ करूंगी जैसे आज तक आप करती आई हैं। इसके बाद विनोद हिमानी को लेकर पहले उसके घर जाता है, उसके माँ बाप से भी माफ़ी मांगकर उनका आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से हिमानी को अपने साथ अपने घर ले जाता है छावनी। विनोद के माता पिता भी अपनी बहू हिमानी को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों पूरे 1 साल बाद हिमानी और विनोद का कुछ इस तरह से अयोध्या में विलन हो जाता है और वो दोनों फिर से अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।